हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा और आज मैं लेके आ गया हूँ सेल चैप्टर का एक नया पार्ट नंबर 7। इसके पिछली वीडियो में हमने बात किया था न्यूक्लियस के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो आपको पूरी कहानी एकदम सीरीज से बताएंगे। अब क्लास 9th के बुक में आपको जो दिया है कि न्यूक्लियस, फिर आपको क्रोमेटिन समझाया है, न्यूक्लियस समझाया है, इनका जो सीक्वेंस है ये थोड़ा गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने न्यूक्लियस को, क्रोमेटिन को समझा दिया है, न्यूक्लियस को समझा दिया है और क्रोमोसोम्स को बाद में लिया है ना। एक्चुअली में न्यूक्लियस के बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम बनता है और बाद में न्यूक्लियस बनता है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब है। तो हम आज के इस वीडियो में एक सीक्वेंस से चलने वाले हैं। और हाँ, आज का वीडियो देखने से पहले आपको डीएनए क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं क्लियर है कि डीएनए क्या होता है तो कोई बात नहीं, हम डीएनए से भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डीएनए के बारे में, है ना, अगर हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो देखो भाई, आज के हैं एग्ज़ाम्स, है ना। अब डीएनए कैसे बनता है ये समझाने का टाइम नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई। इस एक वीडियो में डीएनए पूरे उसकी कहानी समझाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एग्जाम्स भी आने वाला है। तो आपको मैं जितना कहूँगा बस आपको उतनी बातें माननी है। अब डीएनए कैसे बनता है, डीएनए कहाँ से आया, इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, वो स्पेशल तो क्लास 11th के लिए होगा, बट आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है। आई होप ये क्लियर हो। इसका क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जो डीएनए का फोटो होता है कुछ वो ऐसा होता है। आपने देखा होगा जो डीएनए होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, कोई भाई दो राय नहीं है ना। लेकिन 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 अब आप समझ रहे हैं कि भाई डीएनए है क्या भला, ये क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि डीएनए एक्चुअली में बनता कैसे है। लेट्स सिंप्लीफाई। आप मान के चलिए कि जैसे हमारे घर में दो सीढ़ियाँ होती हैं, नो डाउट, दो सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक सीढ़ी का डंडा ये रहा, है ना, एक सीढ़ी का डंडा ये रहा। अब बीच में भी डंडे लगे होते हैं जिसमें हम पैर रख के छत पे चढ़ते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? भाई सब ने अपने घर में सीढ़ियाँ देखी हैं। सीढ़ी में दो डंडे होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और बीच में भी ऐसे डंडा लगा होता है। हम इस पर अपने पैर को रख के ऊपर चढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डीएनए भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके पास भी दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं धागे जैसे। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा डंडा जैसा जुड़ा होता है। अब आप कहोगे भाई डीएनए तो एक्चुअली में ऐसा दिखता है, आप ऐसे बता रहे हो। तो देखो मेरे भाई, डीएनए जब स्टार्टिंग में बनता है ना, जब शुरू में डीएनए बनता है तो ऐसे ही बनता है। बात समझ में आ रही है? ये घूम जाता है एंगल्स। अभी क्यों घूमता है, किस एंगल से घूमता है, क्या रीज़न है, इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। बट आप इतना समझो कि जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ी में दो डंडे लगे होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और बीच में छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं जिस पे हम चढ़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो डीएनए भी कुछ ऐसा ही होता है। आप इतना समझो जैसे कि आप इस चीज़ को एक अलग डंडा समझो, इसको आप एक अलग डंडा समझो, और जो सीढ़ी के बीच में जो डंडे होते हैं ये वाले, आप इसको समझ सकते हो। तो डीएनए हमारा कुछ ऐसा बनता है। शुरू में तो हमारा कुछ डीएनए ऐसे ही बनता है, बस बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है कुछ एंगल्स घूम के। वो एंगल्स क्यों घूमता है वो इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। बस आप ये समझो कि डीएनए जो है एक तरह का मॉलिक्यूल है, उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो ऐसे बनता है। बस समझ में आ रही है? ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब आपके एग्जाम, आपके बुक में क्लास 9th का जो बुक है, अगर हम उसमें बात करेंगे तो एक्चुअली अगर मैं सही से बताऊँ आपको ना, तो कैसे बनता है हमारा पूरा का पूरा। देखो, पहले डीएनए बनता है। बात समझ में आ रही है? डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, डीएनए से क्रोमेटिन बनता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको नोट नहीं करना है। अच्छा ठीक है, चलो कर देते हैं भाई। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। बात समझ में आ रही है? फिर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमोसोम बनने के बाद न्यूक्लियोलस बनता है। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोलस बनता है। बट ये तो सही सीक्वेंस है, ये हमारा क्या है? दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। एक्चुअली में काम सारे ऐसे ही होते हैं, बट आपके बुक में जो दिया है, आपको पहले डीएनए दे दिया है ना, फिर डीएनए के बाद मान लीजिए क्रोमेटिन दे दिया। बात समझ में आ रही है? क्रोमेटिन दे दिया है, अब उसी में इन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियोलस कर दिया है। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोलस कर दिया है ना। और इन्होंने लास्ट में क्रोमोसोम्स के बारे में बताया है। क्या आप समझ पा रहे हो? क्रोमोसोम्स के बारे में बताया। आई थिंक इन्होंने क्या किया है, आई थिंक इन्होंने भी न्यूक्लियस को पहले कर दिया, क्रोमेटिन को बाद कर दिया। खैर जो भी सीक्वेंस हो, लेकिन ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। आपको जो सीक्वेंस दिया है वो गलत है।
बात समझ में आ रही? एक्चुअली में जो मेन सीक्वेंस है वो ये है कि डीएनए से पहले क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन से पहले क्रोमोसोम्स, सॉरी क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स के बाद न्यूक्लियोलस बनता है। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है न्यूक्लियोलस तक बनने का। आपके बुक में न्यूक्लियोलस को पहले बना दिया है, क्रोमोसोम्स को बाद में दिया है, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको आई थिंक सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में बात किया था न्यूक्लियस के बारे में, है ना। हमने पिछली वीडियो में बात किया था किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, बात समझ आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती है, मान लीजिए अगर हम, मान लीजिए सेल है ना, मान लीजिए अगर कुछ सेल है, अगर हम सेल में अगर हम बाहर से आउट से अगर हम इन जाते हैं तो हमको पहले क्या क्या देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा बेसिक है, आप अगर आप सेल से बाहर जाएंगे, है ना, तो मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस से बात करूँगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? सबसे पहले हमको न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक, आप न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, आपको क्या दिखेगा? आपको न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखेंगे? आपको न्यूक्लियोलस दिखेंगे, नो डाउट। क्या दिखेंगे? न्यूक्लियोलस दिखेंगे। आप उसके अंदर जाएंगे, आपको क्या दिखेंगे? आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। समझ में आ रही? आपको क्या दिखेंगे? आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। आप क्रोमोसोम्स के और अंदर जाएंगे तो आपको क्रोमेटिन दिखेगा, है ना। आप क्रोमेटिन के और अगर अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको डीएनए दिखता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सेल में बाहर से अंदर जाते हैं ना, फ्रॉम आउट टू इन जाते हैं, बात समझ में आ रही है? इनसाइड देते हैं, कोई नहीं, इनसाइड देते हैं। अगर आप बाहर से अंदर जाते हैं सेल के, तो आपको सबसे पहले न्यूक्लियस मिलेगा, फिर आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा, फिर आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, फिर आपको क्रोमेटिन मिलेगा, फिर आपको डीएनए मिलेगा। ये सीक्वेंस है एक, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि मैंने पूछ लेते कि भाई आप सीक्वेंस बता दीजिए कि हमको कब डीएनए मिलेगा, कब जीन मिलेगा, कब क्या मिलेगा, है ना। तो सीक्वेंस, हाँ ऑफकोर्स बिल्कुल, फिर इसी डीएनए में आपको जीन मिलता है। अब जीन क्या होता है ये सब बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको डीएनए क्लियर हो गया है। मैंने न्यूक्लियस के बारे में मैंने पहले बता दिया है। हम इस वीडियो में क्रोमेटिन, मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हम इस पूरे को समझेंगे। क्या समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है डीएनए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डीएनए के बारे में, है ना। पहला चीज़ क्या है डीएनए के बारे में? पहला चीज़ डीएनए के बारे में, इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा एक डीएनए का मॉलिक्यूल है ना। ये क्या करता है? इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बताते हैं क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए किसी घर में कोई बेबी हुआ, तो हम कहते हैं कि जो बेबी का नाक है, फिर जो कान है बाबू का, वो किसी उसके मम्मी से मिल रहा है या फिर वो उसके पापा से मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ थी कि जैसे पापा का नाक है वैसे बेबी का नाक बनाना है। फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी घर में कोई बाबू आया, किसी घर में कोई बेबी का बर्थ हुआ, तो हम कहते हैं कि उस बेबी का जो नाक है, उसका जो कान है, वो उसके पापा से या फिर उसकी मम्मी से मैच हो रहा है ना। तो मेरा एक सवाल है कि कहाँ पे लिखा हुआ था कि जो पापा का नाक है फिर जो मम्मी का नाक है वो बेबी जैसे करना है? भाई कहीं तो लिखा होगा ना कि आपको इन्हीं के नाक जैसा बेबी का भी नाक बनाना है। वो जो इन्फॉर्मेशन जिस जगह स्टोर होती है, जो जगह है जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे का नाक किसकी तरह रहेगा, उसी को हम लोग डीएनए बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं इट स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब कहोगे सर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है? इन्फॉर्मेशन मतलब वही है कि जो बाबू का जो नाक आया है, फिर जो बच्चे का बाल है, नाक है, जो भी मम्मी या पापा के एकदम मतलब सिमिलर है, वो चीज़ कहाँ लिखा हुआ था कि जैसे मान लो बच्चे का नाक पापा से मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक जगह होता है जहाँ पर लिखा होता है कि भैया जैसे पापा का नाक है सेम वैसे बच्चे का नाक बनाना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखी होती है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे सेल में जहाँ लिखी होती है उसको हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो यही हमारा, अच्छा जेनेटिक मतलब क्या हो गया? डीएनए का वो पार्ट होता है। डीएनए के क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे हमारे डीएनए है। ठीक है, मान लो ये डीएनए है। ठीक, मान लो इतना पार्ट है डीएनए का ये पार्ट है। ठीक है, डीएनए का क्या है? ये पार्ट है। इससे क्या बनेगा? इससे पहले हमारा आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा आगे जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोटीन है ना, जो भी वो बनेगा, वो बात समझ में आ रही है? तो यानी ये पार्ट मान लो ये पार्ट मान लो डीएनए का है कि इस पार्ट से बाबू का नाक बन रहा है। बाबू क्या बन रहा है? नोज बन रहा है। इस पार्ट में ये लिखा हुआ है कि भैया जैसे पापा का नाक है वैसे इस बेबी का नाक होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी पार्ट्स को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं।
है ना। डीएनए का वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक। अब इस जीन में इन्फॉर्मेशन है, कैसी इन्फॉर्मेशन है कि भैया जैसे पापा का नोज है वैसे बेबी का नोज बनाना है, तो इन्फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए के अंदर क्या स्टोर होता है, डीएनए के अंदर क्या स्टोर होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, या फिर आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ डीएनए। आप पार्ट्स भी कह सकते हैं, आप फ्रैगमेंट्स भी कह सकते हैं। फ्रैगमेंट्स या पार्ट्स ऑफ डीएनए है ना, विच सिंथेसाइज है ना, सिंथेसाइज प्रोटीन है ना, उसको क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसे लिख लो, क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड जीन। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। सिंपल मानो ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है ये, ठीक, ये डीएनए है। अब मान लो डीएनए का ये पार्ट, ये भी एक पार्ट है भाई, पार्ट समझते हो ना, ये भी एक पार्ट है। जैसे सुनो मेरी बात, सुनो, समझाता हूँ, सुनो समझाता हूँ भाई। देखो क्या ये दिख रही है, ठीक है, ये दिख रहा है। मान लो ये डीएनए है, क्या है, मान लो इतना हिस्सा क्या है, डीएनए है। बात समझ में आ रही है, इतना हिस्सा क्या है, डीएनए है। मान लो इतने हिस्से का ये इतना जो पार्ट है, जो इतना पार्ट है, ये मान लो कुछ बनाता है, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। दिख रहा है ना भाई, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो इसी पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। और अगर ये पार्ट डीएनए का कुछ बनाता है, जैसे मान लो उसने बेबी का नाक बनाया, तो एक प्रोटीन ही तो बनाया। तो जब ये पार्ट किसी चीज़ को बनाएगा तो हम इस छोटे वाले पार्ट्स को हम क्या बोल देंगे, जीन बोल देंगे। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो हम उसी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जैसे मान लो ये अलग पार्ट है, तो अगर मान लो इसने मान लो नोज बनाया, ठीक है, मान लो इसने लिप बना दिया, है ना, मान लो इसने बेबी का हैंड बना दिया, है ना, मान लो इसने बेबी का लेग बना दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जो पार्ट्स होते हैं किसके, डीएनए के, या फिर हमको फ्रैगमेंट्स भी कह सकते हैं। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, मतलब टुकड़े होते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टुकड़ा। तो जो पार्ट्स होता है डीएनए का, जो कि क्या होता है, सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, बनाना, है ना, बनाना। जो बनाता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन है। तो यहाँ पे पास क्या है, 4 जीन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, इट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन, समझ में आ रही है। अच्छा ये बना रहा है, ठीक है, इट्स ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, टू अनदर जनरेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अभी मैं समझा देता हूँ। देखो घबराना नहीं भाई, पढ़ाई बहुत ईजी है, बस घबराना नहीं है, बस आपको समझना चाहिए। क्या कह रहा है, इट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो जीन होता है, जो क्या होता है, जीन होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। कहाँ से, फ्रॉम एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मान लो कोई फादर है, उनका कोई बेबी हुआ है, तो फादर हमारे पहले जनरेशन हो गए, और जो नया बेबी आया वो हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन हो गया। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। जैसे मान लो पापा की नाक बेबी के नाक से मैच हो रही है, तो जो पापा का नाम था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया, और वो जो नोज था वो सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, यानी कि बेबी में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफर हो रही हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। आई होप क्लियर होगा। और इसी के लिए इसी वजह से कहा जाता है कि जो जीन होता है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। कि भैया डीएनए का जो यूनिट काम कर रहा है, डीएनए का जो पार्ट काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोल देते हैं, है ना। इसलिए कहता है जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इट। और क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, जीन इज अ हेरिडिटरी पार्ट, है ना, हेरिडिटरी पार्ट ऑफ डीएनए। बात समझ आ रही है कि भैया यही तो हमारे जो भी कैरेक्टर्स है उनको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है ना। जो भी कैरेक्टर्स हमारे वन जनरेशन से नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है। और इसी वजह से, इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए कॉर्ड, है ना, हेरिडिटरी
मटेरियल, है ना, भाई जिसके अंदर से ट्रांसफर हो रहा है उसको बोल देंगे हेरिडिटरी मटेरियल। बात समझ में आ रही है? डीएनए कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैं बस दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको लोग डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट स्टोर सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, भाई किससे क्या बनना है वो इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसके जो पार्ट्स होते हैं डीएनए के, है ना, जो कि कुछ प्रोटीन्स को बनाएंगे उनको हम लोग जीन कह देंगे। जीन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, है ना। इसलिए जीन को क्या बोलते हैं, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, कि क्या है डीएनए का ये फंक्शनल यूनिट है ना। मतलब क्या ये हेरिडिटरी यूनिट है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए क्या है वो एक तरह का हमारा हेरिडिटरी यूनिट है। जीएनए इज द हेरिडिटरी पार्ट ऑफ डीएनए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल हेरिडिटरी पार्ट ऑफ डीएनए क्या क्या आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ डीएनए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये और सही रहेगा, है ना। और इसी वजह से डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। क्या वीडियो में दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या वीडियो में क्लियर दिख रहा है? हाँ, वीडियो में क्लियर दिख रहा है। तो ये बातें हो गई डीएनए के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटिन्स के बारे में। जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके वीडियो को नोट कर ले। देखो भाई, बात सिंपल है, हमें ऐसा पढ़ना है ना कि ये हम लाइफ में लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हमको इसके बाद लेक्चर नहीं देखना है ना। जब भी आपको पढ़ना है एकदम आराम से पढ़ना है, और जब आप एकदम आराम से पढ़ोगे, एकदम ध्यान से मतलब, तो जब आप रिवाइज करोगे तो विद इन 5 मिनट्स वो आराम से चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जब उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो ये आपको 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा स्लाइड क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात किया डीएनए के बारे में। अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पता, अब यहाँ से ना एकदम फोकस, ठीक है, डिस्टर्ब मत होना, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट हिलेगा। सुनो, ये मान लो डीएनए है, दिस इज डीएनए, ठीक है, क्या है हमारा, दिस इज डीएनए। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, ये जो डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं ऐसे, इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं ना। हम इसके ऐसे कुछ डंडे बना दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो ना, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। वो आपको भी नहीं पढ़ना है, अब बस स्ट्रक्चर पर फोकस करो। क्योंकि हाँ, अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको क्रोमेटिन समझना है। तो जब तक आपको डीएनए समझ में नहीं आएगा, आपको क्रोमेटिन समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब सुनो, ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब पता है कि एक सेल के अंदर जो डीएनए का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। और हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स, नॉट अ मिलियन, नॉट अ बिलियन। उसके बाद ट्रिलियंस आते हैं ना, तो 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? और एक सेल में कितना डीएनए है? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। तो अगर आप 2.2 को, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? बहुत बड़ा आंसर आएगा, है कि नहीं? लगभग 300 मिलियन पहुंच जाएगा, है ना। सोचो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 300 ट्रिलियन हो जाएगी। हम कितने बड़े हो जाएंगे? बात में आ रही है? तो हम तो अर्थ से बाहर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको डीएनए को रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात में आ रही है? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो आप पतंग उड़ा रहे हो, जैसे पतंग ना, आप मतलब पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। तो पतंग मतलब बहुत दूर तक उड़ रही है। मान लो आप यहाँ से उड़ा रहे हो और पतंग बहुत दूर आ गई है, ठीक है। कि मान लो ये हमारा, मान लो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आप इतना मान सकते हैं कि भैया एक बंदा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर, ठीक है। अब जब पतंग को उतारोगे नीचे तो धागा तो भाई 20 किलोमीटर का है, ठीक है। आप इस पूरे धागे को जो 20 किलोमीटर जिसकी रेंज है, आप इसको ऐसे अपने घर में रख दोगे, भाई साहब पूरा चौराहा पार हो जाएगा, है ना। हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो, जिस चौराहे पे आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हो, आपको पूरा एरिया पार होगा, लेकिन ये धागा ख़त्म नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम इस धागे को चरखे में लपेट देते हैं ताकि कितना भी बड़ा धागा हो एक छोटी सी जगह में आराम से रह पाए। बात समझ में आ रही है? तो सेम यही करते हैं डीएनए के साथ भी। डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है और उसको एक छोटे से सेल में एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। अब हमको इतना पता है कि जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब निगेटिवली चार्ज क्यों होता है भाई, अभी इतना समय नहीं पढ़ने का, सभी जस्ट कॉन्सेप्ट फोकस करो, ठीक है। निगेटिव चार्ज होता है। अब इसको अगर किसी से लपेटना है, अच्छा आपको पता है ना कि जो अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रिपल्सन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो बताओ हमको इसको जोड़ना है तो किसके साथ करना पड़ेगा भाई। हमको पता है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हमको कुछ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रोटीन लेते हैं। इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है
हिस्टोन प्रोटीन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये 4 है ना, 1 2 3 4, अब 4 आगे हैं, 4 पीछे भी होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर। नेक्स्ट, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ये निगेटिवली चार्ज है, तो हम जब इसको इसके ऊपर लपेट देते हैं ना, तो इस पर ऐसा लपेटा जाता है और ये फिर खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ, रुक जाओ, रुको समझाता हूँ भाई, रुक जाओ तुम्हें। ठीक है, मान लो ये धागा है, लेट्स सपोज दिस इज धागा है ना। अब मान लो ये निगेटिव चार्ज हमारा डीएनए, अब डीएनए मान लो इतना लंबा है, देख रहे हो डीएनए कितना बड़ा है, आई थिंक ये कैमरे से भी बाहर जा रहा होगा। ठीक है, अब मेरे को इसको इतनी छोटी जगह में तुमको रखना है। अब मान लो ये डीएनए निगेटिवली चार्ज है, मान लो ये मार्कर कैसा है हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए को ऐसे लपेट देते हैं। क्या करते हैं? लपेट देते हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ऑक्टामर, ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? डीएनए हो गया। डीएनए लाइक अ थ्रेड। ठीक है, हम इसको इसमें लपेट देंगे, तो हम इसको ऐसे लपेटते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लपेट दूंगा फटाक से, है ना, तो क्या होगा कि हमारा जितना भी बड़ा डीएनए होगा वो छोटे से एरिया में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मान लो जो डीएनए था हमारा इतना बड़ा था, अब देखो अब इतने छोटे एरिया में आ गया है। तो हम यही सेम चीज़ अपने सेल में भी करते हैं डीएनए को लपेटने के लिए, है ना। हम यही सेम चीज़ क्या करेंगे? अपने सेल में करते हैं डीएनए को लपेटने के लिए। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक ही हिस्टोन नहीं होता है, बहुत सारे हिस्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे हिस्टोन्स होते हैं। अच्छा, अब डीएनए को से मान लो मैंने एक कंप्लीट टर्न किया, ये मैंने इसको एक बार से पूरा घुमा दिया, ये मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने पूरा घुमा दिया। अब अरे भाई खुल गया, इसको मैंने एक बार पूरा एकदम ऐसे घुमा दिया। अब जब मैं सेकंड टर्न करूँगा तो सेकंड में पूरा नहीं करूँगा, मैंने एक कंप्लीट किया और सेकंड में थर्ड फोर्थ करके फिर मैं घुमा दूंगा। जैसे मान लो इसको मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास 2 हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने एक हिस्टोन प्रोटीन में मैंने एकदम अच्छे से मैंने पूरा 1 राउंड किया कंप्लीट टर्न, और सेकंड टर्न में कंप्लीट नहीं करूँगा, सेकंड टर्न को मैं सिर्फ थर्ड फोर्थ करूँगा, है ना, 3/4 करूँगा। और 3/4 करने के बाद क्या करूँगा? जो डीएनए का नेक्स्ट पार्ट होगा उसको मैं नेक्स्ट वाला हिस्टोन में क्या कर दूँगा? मैं इसको लपेट दूँगा। फिर इसमें क्या करूँगा? इसमें मैं पहला 1 कंप्लीट करूँगा और सेकंड क्या करूँगा? थर्ड फोर्थ करूँगा। बस समझ आ रही है? अब थर्ड फोर्थ करने के बाद फिर मैं एक नया हिस्टोन लूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा। तो कुछ ऐसे डीएनए की पैकेजिंग होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। तो हमें यही काम करना है। ठीक है, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ बनाने का। सब मान लो 1 2, मतलब ये 1 हिस्टोन हो गया, 2 हिस्टोन हो गया, है ना। मान लो 3 हिस्टोन है, दैट इज़ 4 हिस्टोन। ठीक, दैट इज़ 5 हिस्टोन। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो, मान लो ये डीएनए है, तो पहले मैं 1 कंप्लीट टर्न करूँगा, फिर मैं इसका थर्ड फोर्थ टर्न करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा। बात समझिए? फिर ऐसे कंप्लीट टर्न। बात समझ आ रही? तो ऐसे मैं क्या करूँगा? इसको मैं लपेटता जाऊँगा। बात समझ आ रही है? इसको मैं लपेटता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको एकदम थोड़ा सा इसको छोटा करके बनाऊँ तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है? जैसे मान लो ये ऐसा है कुछ, ठीक है, मान लो ये कुछ क्या है? ये कुछ ऐसा है। ठीक, और मान लो मैंने इसको लपेट दिया तो ये कुछ मेरा ऐसा दिखाई देगा ना भाई? ऐसे क्या होगा? दिखाई देगा। या फिर आप ऐसा समझो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ऐसा, मैंने इसको ऐसे था, ऐसे, ठीक है, ऐसा था, ये डीएनए था। मैंने क्या किया? मैंने डीएनए को इसमें ऐसे लपेट दिया। मैंने डीएनए में क्या किया? मैंने इसको ऐसे इसमें लपेट दिया। बात समझिए? हाँ, कुछ लेंथ कम होगा, बिल्कुल इतना भी छोटा भी नहीं हुआ है कि डीएनए में भी ये सेल में बैठ सके। अभी भी इसकी लेंथ क्या है? बड़ी है, लेकिन पहले जितना बड़ा था उससे अब ये क्या हो गया है? छोटा हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कुछ अब ऐसा दिखेगा जब इसको मैं लपेट दूंगा। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपके बुक में दिया होगा कि लिखता है जस्ट लाइक पता है आपके बुक में न्यूक्लियोसोम क्या होता है समझाया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपके बुक में न्यूक्लियोसोम क्या होता है समझाया ही नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे माला बनाता हूँ और माले में क्या होता है? जैसे मोतियाँ होती हैं भाई, अगर हम एक माला बनाएं तो माले में क्या होता है? मोतियाँ होती हैं। तो उसको कहते हैं कि इट्स लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे धागे पे क्या लगे हो? मोती लगे हो। हमें कुछ ऐसा ही दिखता है न्यूक्लियोसोम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको लपेटने के बाद हम एक और लगाते हैं प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? H1 हिस्टोन प्रोटीन लगाते हैं। ठीक है, और ये जो H1 हिस्टोन होता है ये नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। क्या होता है?
ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब मान लो मम्मी है, तो जब मम्मी मतलब जब वो बाल को जब जूड़ा बनाती हैं तो जूड़ा बनाने के बाद क्या करते हैं, वो बाल में क्लिप लगाती हैं, है ना। जैसे मम्मी है, मम्मी जब जूड़ा को बनाती हैं क्या करती हैं, वो बाल में क्लिप लगाती हैं। क्लिप क्यों लगाती हैं? ताकि वो बाल दोबारा खुल ना जाए। क्या वो जो क्लिप है, जो मम्मी क्लिप लगाती हैं, क्या वो बाल का पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो मम्मी ने जूड़ा बनाया तो बाल खुलते नहीं, क्या होता है, इसलिए हमको वो लोग एक क्लिप लगाते हैं। अब क्या क्लिप उनके बाल का ही पार्ट है? नहीं, क्लिप उनके बाल का पार्ट नहीं है, क्लिप अलग पार्ट है। सेम इसी तरीके से हम डीएनए को लपेट देते हैं, बट डीएनए दोबारा से खुल ना जाए इसलिए हम एक नया प्रोटीन लगाते हैं, H1 हिस्टोन। और ये जो प्रोटीन होता है ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता है। क्या ये बातें क्लियर है? तो बीट्स ऑन इंस्टिंक्ट ऐसे बनती हैं, बात समझ में? लेकिन ये अभी भी क्या है, अभी भी ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम और कंडेंस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं और कंडेंस करते हैं, ठीक है। मैंने बीच के एक स्टेप गायब कर दिया है। तो जब इसको हम और कंडेंस करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये हमका दिखाई देता है, बस में आ रही है। कुछ हमारा क्या होगा, ये कुछ हमारा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बस में आ रही है। और अपने फर्दर स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ एक ऐसा एक आउटलाइन दे देते हैं। क्या देते हैं इसको एक ऐसा उसको आउटलाइन दे देते हैं, और ये जाके फिर हमारा क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। बात समझ में आ रही है? क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम बनाता है। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, क्रोमोसोम बनाता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो ये क्रोमेटिन है। अब देखो क्रोमेटिन में दो वर्ड है, एक क्रोमा वर्ड है। क्रोमा मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब होता है कलर। क्या होता है, कलर होता है। टिन मतलब क्या होता है, टिन मतलब होता है थ्रेड, है ना, थ्रेड। तो ऐसा धागा जो कि क्या हो, कलरफुल हो, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। कैसे किया था, किसने किया था, फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डीएनए था हमारा नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। दोनों को हमने लपेटा, क्या बना, क्रोमेटिन बना। बिल्कुल बिल्कुल आप इसको क्रोमेटिन बोल सकते हैं, नो डाउट। इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्रोमेटिन बोल सकते हैं। इसको तो मैंने बस इसमें समझाने के लिए किया है, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है ना। इसको आप जस्ट क्रोमेटिन कह सकते हैं। इसको मैंने बस एक फाइनल शेप में आपको दिखाने के लिए किया कि ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन हो गया। जब क्रोमेटिन क्या हो जाएंगे, आपस में और कंडेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में एक क्रोमो वर्ड है और एक हमारा क्या वर्ड है, एक हमारा सोम वर्ड है। क्रोम मतलब क्या होता है, कलर होता है। सोम मतलब क्या होती है, बॉडी होती है ना। तो जब कलरफुल बॉडी मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। और अगर कलरफुल थ्रेड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा, है ना। क्रोमोसोम में, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। क्या एक न्यूक्लियोसोम होता है, नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होता है, यानी कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। और उस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर डीएनए और क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। यही हम लोग लिखने भी वाले हैं, ठीक है। जब क्रोमेटिन और आगे कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब होता है कि और उसको लपेटते हैं, हम उसको क्या करते हैं, और लपेटते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर इतना बात क्लियर हो। अब क्या होगा, अब मेरी बात सुन ध्यान सुनना। अब ये है, अब पता क्या होता है, इससे ना जो डीएनए होता है थोड़ा सा बाहर निकला होता है। क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आपको इस पर नहीं, आपको इस पर ध्यान देना। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब सुनो, क्या ये इसकी दो हाथ हैं, इसके क्या है, ये दो हाथ हैं। हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को आर्म्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्म्स ना। आप इनको क्या कह सकते हैं, आप इनको क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स, ओके ना। अभी जो आपका सेंटर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या है, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। व्हाट इज दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ओके। और ये जो नेक्स्ट, ये जो अगला पार्ट निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये सारे में नहीं होता, ये बस कुछ ही क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। और ये जिस क्रोमोसोम्स में होगा, ये जिस क्रोमोसोम्स, अच्छा मान लो ये एक क्रोमोसोम का है, ऐसे पता है 5 क्रोमोसोम होता है। मान लो मैंने ऐसे बना दिया एक क्रोमोसोम का, ये मैंने बना दिया एक क्रोमोसोम का, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मान लो ऐसे एक और क्रोमोसोम मैंने ऐसे बना दिया, फिर मान लो ये मैंने दूसरा तीसरा बना दिया, फिर मान लो ये ऐसे मैंने चौथा बना दिया, फिर मान लो मैंने क्या बना दिया, ऐसे मैंने 5 बना दिया। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। मैंने इसको नहीं जोड़ा है, मैंने इसको नहीं जोड़ा है, फिर मैंने सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसको जोड़ा है। बात समझ में आ रही, दिख रहा है ना भाई, मैंने सिर्फ इसको जोड़ा है। तो मैंने ऐसे ही 5 क्रोमोसोम्स लिए और मैंने उसको ऐसे एक राउंड में कर दिया। बात समझ में आ रही है? और पता है क्या चीज़ है, ये जो चीज़ हमने किया है ना, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस। बात समझ में आ रही है क्या कहते हैं सुन लो। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा। और इसका हो गया, मान लो इसका ये वाला ऐसा कर देंगे, ठीक है, फिर मान लो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सही से डायग्राम यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, डायग्राम से मतलब नहीं है, क्या समझना। यहाँ पे मैंने 3 बनाया है, ठीक है, 1 2 3, आपको 2 और यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसे जब 5 मिलते हैं तब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है गोला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है ये हमारा क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, ये जो पार्ट है इसके अंदर भी डीएनए होगा, है कि नहीं है? ध्यान से, ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। इस पार्ट से क्या बनेगा? इस पार्ट से mRNA बनता है। क्या बनता है? mRNA। ये टाइप होता है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनते हैं। बात समझ में आ रही है? आरएनए भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारा mRNA हो गया, ये टाइप हो गया इसका। बात समझ में आ रही है? हमारा tRNA हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक टाइप है आरएनए का, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? mRNA। ये हमारा डीएनए है, दैट इज डीएनए। इस डीएनए से क्या बनेगा? mRNA बनेगा, ठीक है। अब मान लो ये सेल है ना, अभी जो mRNA होता है ना, ये कहाँ जाएगा? ये हमारा जाएगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा? ये साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में से हम इस mRNA से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे इससे हम लोग? प्रोटीन बनाएंगे। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर स्पोर होते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियर स्पोर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, सॉरी ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या है? ऐसे न्यूक्लियर स्पोर्स होंगे कि नहीं होंगे? न्यूक्लियर पोर होंगे। तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियर पोर आ गया, ये चीज़, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पे है? दैट इज इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म से निकल के प्रोटीन दोबारा से थ्रू न्यूक्लियर पोर कहाँ जाएगा? ये न्यूक्लियोलस के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? ये जाता है हमारा न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? कौन सा आरएनए बनता है? आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है? आरएनए बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होता है, सुनो, ये जो प्रोटीन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। भाई मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। मान लो ये हमारा प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया? प्रोटीन। एक बड़ा होता है, एक क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, प्रोटीन कहाँ पे था? साइटोप्लाज्म था। इस साइटोप्लाज्म कहाँ गया? न्यूक्लियस के अंदर गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा राइबोसोमल आरएनए है। आरएनए कैसा होगा? सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा होगा हमारा आरएनए, ठीक है। इसको ऐसा दिखाते हैं हम, ऐसा होगा, ठीक। अब प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलते हैं। क्या क्या मिल रहा है? प्रोटीन प्लस आरएनए मिलता है। क्या मिलता है? फिर से बता रहा हूँ मैं, प्रोटीन मिलता है प्लस आरएनए मिलेगा, ठीक है, आरएनए मिलेगा, नो डाउट। अब ये प्रोटीन था, हमने क्या किया? हमने इसमें ऐसे आरएनए को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? आरएनए को हमने क्या करा? इसमें ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं बस वो सही से बना देता हूँ। इसको हमने ऐसे क्या कर दिया? हमने इसको आरएनए ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, सिंपल सी बात है। और ये दोनों क्या हैं? ये और ये क्या हैं? दिस आर द आरएनए। ये आरएनए है। जब आरएनए और प्रोटीन है ना, जब आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा बनता है राइबोसोम। क्या बनेगा? हमारा बनेगा राइबोसोम। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये हमारा आरएनए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। बात समझ में आ रही है? राइबोसोम बनता है। अब अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या बना है? राइबोसोम बना है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे इसको? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अच्छा राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ये भी प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल। राइबोसोम क्या बनाता है? ये भी बनाता है प्रोटीन, ठीक है। और इसीलिए हम उसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फिर से, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्या है? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या है? दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है। यहाँ से प्रोटीन बनता है। तो एक्चुअली आपको इसमें पूरे जो कनेक्शन है वो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, अभी थोड़ा जगह है बोर्ड में। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, सुनो, अभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है।
जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बात में आ रही है, ये सेल में कितने होते हैं, ये एक सेल में कितने होते हैं 46 होते हैं। कितने होते हैं 46 होते हैं। जिन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको लोग कहते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। वैसे तो ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, बट मैं यहाँ का हल्का सा बताना चाहता हूँ, हल्का सा, ठीक है। अब क्या है, ये दो में डिवाइड होते हैं। एक तो हमारे जैसे 46 क्या हो जाएंगे, ये हमारे 23 पेयर्स में हो जाएंगे, बिल्कुल 23 में क्या होता है 46, तो ये 22 में और प्लस 1 में क्या हो जाता है, ये 1 पेयर में डिवाइड हो जाता है। मान लो ये हमारा XX हो गया, या फिर ये XY भी हो सकता है। तो ये 22 पेयर अलग हो गया, ये हमारा नेक्स्ट वाला पेयर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अभी जो 22 पेयर वाला है इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं इसको लोग, ऑटोसोम। क्यों कहेंगे ऑटोसोम, क्योंकि 22 के 22 एकदम सेम होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मेल और फीमेल केस में दोनों में जो ऑटोसोम होते हैं, जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ना कि जो हमारा 23rd है, क्या हमारा ये 23rd, दोनों नहीं है, कोई एक ही होगा, ये एक मेल का है एक फीमेल का है। ये जो हमारा 23rd क्रोमोसोम्स हैं इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो कि मेल और फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ रही है। जिनके अंदर XX 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल होती हैं, है ना, और जिनके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से जो आपका पूरा पेज है क्लास 9 का, जो पूरा पेज है आपको एकदम क्लियरली क्लियर होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे साइज दिया हुआ है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो 0.5 to 30.0 माइक्रोमीटर तक होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्रोमोसोम का जो डिवीज़न होता है, कैसे वो डिवाइड करता है, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं ना, डॉटर क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, अब इसको मैंने आपको बारे में नहीं बताया है। आप अगर चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में काम आता है। देखो जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई हमेशा मतलब महसूस की जाती है। जब पढ़ाई को हमेशा हम एक विज़न से करना चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको मन में, अपने दिमाग में उसको आप देख पाओ, विजुअलाइज कर पाओ। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादातर वीडियोज़ और फोटोज़ को ही याद रखता है। तो अगर आप सिर्फ वर्ड और टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जब भी पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको ऐसे हमेशा डायग्राम में पढ़ना चाहिए, ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट तक क्लियर रहेगा, ठीक है। अब आपको बात क्लियर होगी। तो अगर आप चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए इसे नोट करते हैं। तो हमने अभी बात की है क्रोमेटिन्स के बारे में, है ना, हमने बात की क्रोमोसोम्स के बारे में। ये तो भाई जस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है वो ये दिखेगा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हमारी चीज़ें हो गई किसके बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना। भैया रटना छोड़ दो, जितने भी हो, है ना, सब लोग रटना छोड़ दो। 8th से 9th में आ गए भाई। 8th में रट के काम चल रहा था, बट अब ये क्या है, ये मेन साइंस है। यहाँ से थोड़ा सा बहुत साइंस स्टार्ट हो रहा है, तो रटोगे तो जाओगे, ठीक है। रटो, रट से पास तो हो जाओगे, लेकिन जब, ठीक है, आगे जब जाओगे तो वहाँ पर रटने को नहीं मिलेगा। बट ट्राई करो कि आप रटो नहीं, रटने से कुछ नहीं होता है। अगर आप रटोगे तो आपको एग्जामिनर घुमा देगा क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर दिया था किसके बारे में, क्रोमोसोम्स कैसे बने। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये क्रोमोसोम्स है, क्या है ये, दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, क्रोमोसोम तब दिखेंगे जब सेल डिवाइड होगा। जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है तभी हम क्या होंगे, क्रोमोसोम्स दिखते हैं। बात समझ में आ रही है, क्रोमोसोम्स दिखते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर, क्या हो गया ये, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो दो इसके हाथ हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्रोमैटिड्स कहेंगे। हाँ, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब इसका ये जो एंड वाला पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर। समझ में आ रही है। टीलोसेंट्रिक और टीलोमियर दोनों अलग अलग होता है। जो बच्चे कंफ्यूज है कि टीलोसेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में और टीलोमियर में डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर का डिस्टेंस अलग होता है और इसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर। सब क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। इसको कहीं कहीं आर्म्स भी लिखा होता है। बात समझ में आ रही है, आर्म्स भी ये लिखा होता है। अब मेरी बात सुनो, जब एक सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डबल कर लेते हैं। क्या होता है, ये अपने आप को एकदम जस्ट डबल कर लेंगे। मतलब ये क्रोमोसोम है तो ये जैसे ये ट्विन पेयर है तो ये 4 हो जाएंगे। क्या होता है, आपको ये डबल कर लेते हैं। अब इसमें जो डीएनए होता है, सेम डीएनए इसमें भी होगा, है ना। तो ये जस्ट डुप्लीकेट होंगे, यानी कि जो कंटेंट इसमें होगा वही कंटेंट इसमें भी होता है। तो ये जो दो नए बने हैं, इनको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे इनको हम लोग, सिस्टर क्रोमैटिड।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब क्या है सिस्टर क्रोमेटिड के बाद जब सेल पूरा बन जाता है तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, मान लो ये दो थे, ये अलग हो गए, ये एक अलग बन गया, एक ये अलग बन गया, ये तो पुराने वाला है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अभी जो नया बना है इसको लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम, है ना, डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं इसको हम। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्योंकि एक टॉपिक है हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स, उसको मैं माइटोसिस और मियोसिस के साथ लूँगा क्योंकि वहाँ पर समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने क्या सीखा है कि क्रोमेटिन क्या होता है ना, डीएनए से कैसे क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम्स बने, है ना, क्रोमोसोम से कैसे न्यूक्लियोलस बनता है, क्यों न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं, क्यों राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्रोमोसोम्स कितने नंबर में होते हैं? 26 में होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारा बस एक टॉपिक बचा हुआ है इससे रिलेटेड, जो कि क्या है हमारा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स। इसको मैं माइटोसिस और मियोसिस के साथ इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ पढ़ने में इसका एक अलग ही लिंक होता है। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे पढ़ने में आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, तो जिसको कॉन्सेप्ट समझना था वो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये है कि भाई हमको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ठीक है, तो अब मैं एग्जाम वाला जो पॉइंट है वो उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने डीएनए के बारे में आपको बता दिया था। अब डीएनए के बारे में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज क्रोमेटिन है। क्या है ये? क्रोमेटिन है। हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज अ है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या ये समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट। क्या दिख रहा है क्या सही से? एक बार मैं चेक लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्या हो गया ये? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, नेक्स्ट और इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? इन क्रोमेटिन डीएनए रैप्ड, भाई ये घुमा होता है, लपेटा हुआ होता है, किस पे? रैप्ड। किसके चार तरफ इसको हम लोग लपेटते हैं? रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, है ना। आप इसको प्रोटीन कह सकते हो या इसको आप हिस्टोन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आप इसको हिस्टोन प्रोटीन के चार क्या करते हैं? इसको आप रैप करते हैं। तो ये हमारे क्रोमेटिन के बारे में क्या होगा? 3 पॉइंट हो गया। आप ये भी लिख सकते हो कि क्रोमेटिन में जो हमारा एक क्रोमो वर्ड है, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमो मतलब क्या हो गया हमारा? कलरफुल हो गया, एंड टिन मतलब क्या हो गया हमारा? थ्रेड हो गया। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड THREAD, ठीक है, थ्रेड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रोमेटिन के बारे में 3 पॉइंट लिखवा दिया। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। क्या होता है न्यूक्लियोसोम के अंदर? इन क्रोमेटिन में जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगर पूछता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये बात हो गई क्रोमेटिन के बारे में। अच्छा, क्रोमेटिन के बाद क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स। आई थिंक कि अब आपको सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा, है ना। क्रोमोसोम्स में जो क्रोमो वर्ड है दैट इज कलर, जो सोम वर्ड है दैट इज बॉडी। जो कलरफुल बॉडी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलरफुल बॉडी इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल ओनली, कब दिखता है? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। कब दिखता है? सिर्फ आपको सेल डिवीज़न के टाइम दिखेगा। नेक्स्ट पार्ट, ये कैसे बनता है ना? कैसे बनता है ये? क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड, ये कंडेंस हो जाता है ना, एंड फॉर्म ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। सो क्या बोलते हैं? कॉल्ड
क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसका भी एक पॉइंट लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हो कि क्रोमो मीन्स, क्रोमो इज इक्वल टू क्या होता है, कलरफुल, है ना, कलरफुल। चलिए ऐसा आप इसको ऐसे लिखो ना, आप इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो, इन क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम, है ना, क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलरफुल, कलरफुल, है ना। और क्रोमोस हो गया सोम, सोम मतलब क्या होता है, बॉडी होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी एक नया पॉइंट बना के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? अच्छा, ये क्यों लगा दिया है, ये नहीं लगाना है, कि ये बात समझ में आ रही है। तो क्रोमेटिन कैसे बनता है, जो क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है तो हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। ये कब दिखता है, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिखता है ना, जब सेल डिवाइड्स करेंगे तब दिखता है। जो क्रोमेटिन होता है जब वो कंडेंस होगा, कंडेंस का मतलब हो गया जब घना हो जाएगा, है ना, तो हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, जो क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस, है ना। तो ये हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियोलस बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है, तो हम उसके बारे में भी लिख लेते हैं, है ना। तो अगर कोई लिखना है आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस के बारे में, है ना। अगर आप इसके बाद आप बैठ के किताब जब पढ़ोगे तो आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन एकदम क्लियर होगा, है ना। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आता है तो अच्छी बात है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाउट को पूछ सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ और है, अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, भाई आप मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको ऐसा कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप कमेंट करो, मैं आपको उसका एक वीडियो बना के भेज सकता हूँ, ठीक है। कि अगर आपको कोई पॉइंट प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये हेडिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो आप हेडिंग का कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा, बात समझ में आ रही, ठीक। अब क्रोमोसोम्स हो गया, अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, सॉरी न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस के बारे में क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये एकदम सेंटर में होता है न्यूक्लियस के। कैसे बनता है, और क्या, इट इज़ डेंस्ड, बहुत मतलब घना, इट इज़ डेंस्ड, है ना, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेम्ब्रेन, इट इज़ मेम्ब्रेन लेस, ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, है ना, इट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल का ये राइबोसोमल फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम बनता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके अंदर क्या क्या होता है, कंटेन RNA एंड प्रोटीन, है ना, RNA एंड प्रोटीन होगा, कंटेन ना भाई, कंटेन RNA एंड प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज क्या, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम की क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने राइबोसोम के बारे में बताया है उस वाली वीडियो में, जब मैं पढ़ा रहा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो मैंने उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम क्या होता है, बात समझ में आ रही है। तो RNA प्रोटीन है जो कि क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, 3 क्या 5 पॉइंट्स हो गए, तो आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में, और हम जो क्रोमोसोम का बचा हुआ पार्ट है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपको जो लेक्चर तो ध्यान सुनना है, और एक बार जान लो, रिवीजन करते रहना तो भूल जाओगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये आई थिंक टॉपिक समझ में आया होगा, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आराम से, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, दोबारा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।